हेलो एवरीवन। आज हम अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हम चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे पहले हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है हम फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है इसे समझेंगे। इसको समझने के लिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का, इसको समझने के लिए आपको पहले ऑस्मोसिस समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। और ऑस्मोसिस आप कब समझ सकते हैं, जब आपको क्या पता हो कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम दैट कंसंट्रेशन टू, इन दोनों में हम क्या कंफ्यूज रहते हैं कि किसका मूवमेंट हो रहा है, कहां से मूवमेंट हो रहा है। तो आइए आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिफ्यूजन देखते हैं पहले क्या होता है। पहले हम डिफ्यूजन को समझेंगे, डिफ्यूजन की हेल्प से हम ऑस्मोसिस को समझेंगे और उसी से हम किसको समझ लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लें। तो डिफ्यूजन क्या होता है जी, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, movement of any substance from the region of their higher concentration to lower concentration। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्यूजन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है जी। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं जी, मैं 2 बॉक्सेस ले लेता हूं जी। ये मैंने क्या किया, 2 बॉक्सेस ले लिए जी। और मैंने क्या किया, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में एक सस्ता सा क्या किया जी, मेम्ब्रेन ले लिया। एक सस्ता सा क्या कर लिया, मेम्ब्रेन ले लिया। मैंने एक सस्ता सा मेम्ब्रेन ले लिया है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, पहले 2 बॉक्सेस लिए, दोनों बॉक्सेस को मैंने क्या किया, एक मेम्ब्रेन से जोड़ दिया। और जो पहला सॉल्यूशन था, और सॉरी जो पहला बॉक्स था उसमें क्या किया जी, मैंने सॉल्यूशन 1 ले लिया। और जो मेरा ये था जी दूसरा बॉक्स था, इसमें मैंने क्या कर लिया जी, सॉल्यूशन 2 ले लिया। इसमें मैंने क्या ले लिया जी, सॉल्यूशन 2 को ले लिया। मैंने क्या किया, अभी तक मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं, दोनों बॉक्सेस को किससे जोड़ दिया, मेम्ब्रेन से। और जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल सस्ता सा है, मतलब इसके ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसा है जी, दरवाजे जैसा है। मतलब इसमें से कोई भी आ जा सकता है जी। मतलब इसके जो पोर साइज है इस मेम्ब्रेन के वो कैसे है जी, बड़े हैं, लार्ज हैं। तो इससे क्या हो सकता है, कोई भी आए जा सकता है जी आराम से। तो सॉल्यूशन 1 जो मैंने क्या किया, एक बॉक्स में लिया, सॉल्यूशन 2 है जो सेकंड बॉक्स में लिया। जो सॉल्यूशन 1 है इसकी कंसंट्रेशन मैंने C1 ले लिया, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन मैंने C2 ले लिया है। और मैंने ये कहा है कि जो सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन जो C1 है वो क्या है जी, ज्यादा है किससे, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन 2 की। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जो सॉल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है जी, ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से सेकंड वाले की। तो देखिए अब जब भी मैं ये कहूं कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। केमिस्ट्री में जो प्रियोरिटी है कंसंट्रेशन टर्म की वो किसको दे रखी है, सोल्यूट की दे रखी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको 2 सॉल्यूशन दे दिए और मैंने ये कहा कि सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन 1 में सोल्यूट के कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो यहां अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन 2 के कंपैरिजन में, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है जी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ एक्सिस में है, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट बॉक्स में। और अगर मैं ये कहूं कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है,
सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ क्या होगी? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की? लोअर है। तो अगर मैं ये कहूं तो सेकंड बॉक्स में क्या होगी? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एक बार आइए दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? वहां क्या है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, मतलब एक्सेस है। तो अगर यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की तो कम होगी कंसंट्रेशन। तो यहाँ सॉल्वेंट की क्या होगी? कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट की ज्यादा है। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ हायर होगी? यहाँ होगी ऑब्वियसली। मतलब तो देखिए अब यहां से क्या करेंगे? सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? फर्स्ट बॉक्स में। तो मूवमेंट जो होगा वो यहां से यहां होगा जी। सोल्यूट का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा जी? यहां से यहां होगा। सोल्यूट का जो मूवमेंट है वो क्या होगा जी? यहां से यहां होगा इजीली, क्योंकि यहाँ क्या है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ क्या है? लोअर है। और डिफ्यूजन में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट 1 की कंसंट्रेशन जो है वो हायर किस में है? फर्स्ट बॉक्स में। और सेकंड में क्या? लोअर। तो सोल्यूट जो पार्टिकल है 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी। अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो इनका मूवमेंट किधर होगा जी? इसका 2 से 1 की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ जी? सेकंड बॉक्स में ज्यादा है, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो हायर से लोअर की तरफ होगी। ठीक है जी। तो यहां तक आपको बातें क्लियर है। अब एक बार एंट्रेंस में यही क्वेश्चन दे दिया था जी बना के आपको, और आपसे ये पूछा था कि सोल्यूट किधर से किधर मूव करेगा। मतलब क्वेश्चन ये था कि ये एक ऐसा डायग्राम दे दिया आपको, डायग्राम बना के, और आपसे पूछा गया कि सोल्यूट की मूवमेंट कहां से कहां होगी, फ्रॉम वेयर द सोल्यूट मूवमेंट टेक्स प्लेस। ऑप्शन में आपको क्या दिया था? C1 to C2, 1 to 2, 2 to 1 और बोथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी ये, आप हल्के में ले रहे हैं इसे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ। मैंने क्या कहा था? मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन क्या है? सस्ता सा है, और ये कैसा? दरवाजे जैसा है, ये किसी को भी आने जाने देगा। अब देखिए सोल्यूट तो यहां पर भी है, सोल्यूट यहां पर भी है। हाँ, सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो सोल्यूट यहां से यहां भी जाएगा और सोल्यूट यहां से यहां भी आएगा। सेम ही क्या होगा? सॉल्वेंट यहां से यहां भी आएगा और यहां से यहां भी जाएगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो कैसे है जी? तो उसके जो पोर्स है उसका साइज क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो क्या होगा? जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा, तो यहाँ एक वर्ड डाल लीजिए नेट, या रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं आप। जो नेट मूवमेंट होगा सोल्यूट का, जो नेट मूवमेंट होगा वो किधर होगा जी? वो 1 से 2 की तरफ होगा। और अगर सॉल्वेंट का हम बात करें तो वो किधर से होगा? 2 से 1 की तरफ होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा जी। मतलब ऐसा हो रहा होगा कि बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स की तरफ सॉलिड पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, 2 से 1 की तरफ भी सॉलिड पार्टिकल मूवमेंट कर रहे होंगे, पर जो उसका रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो किधर होगा जी? सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ। तो उसने तो मूवमेंट पूछा था, रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं पूछा था। तो रिजल्टेंट मूवमेंट जो होगा वो 1 से 2 की तरफ होगा, और अगर मूवमेंट पूछे तो वो बोथ होगा, दोनों तरफ होगा, चाहे वो सोल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो, इन केस ऑफ डिफ्यूजन। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा कि डिफ्यूजन में क्या रहता है जी। डिफ्यूजन सिंपली क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो सकता है, सोल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं? हमने डिफ्यूजन को समझ लिया, अब हम ऑस्मोसिस को समझते हैं जी। ऑस्मोसिस को तो देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है जी। ऑस्मोसिस को समझते हैं अब हम। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्यों मैं यहां समझा रहा हूं? सेम ही कंडीशन है जी आपके पास। अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ऑस्मोसिस समझा रहा हूं जी। ठीक है जी, ये ऑस्मोसिस समझा रहा हूं मैं इस साइड। देखिए आपके पास क्या होता है जी ऑस्मोसिस में, मैं क्या करता हूं? 2 बॉक्सेस ले लूंगा, 2 बॉक्सेस ले लूंगा, और इन दोनों बॉक्सेस के बीच में क्या करूंगा जी? एक थोड़ा यहाँ सस्ता सा मेम्ब्रेन लिया था, यहाँ क्या करेंगे जी? यहाँ थोड़ा महंगा वाला मेम्ब्रेन ले लेंगे, जिसको मैं क्या कहता हूं? यहाँ मेम्ब्रेन नहीं कहूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जी। उसने क्या लिखा हुआ है जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को? SPM मेम्ब्रेन,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या किया है, 2 बॉक्सेस लिए, दोनों बॉक्सेस के बीच में क्या लगा दिया जी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका जो पोर साइज है जी वो बहुत छोटा है जी, बहुत ज्यादा छोटे जी, जिसके पोर साइज है वो क्या जी, बहुत बहुत छोटे है जी, बहुत छोटे साइज है इसके पोर साइज। जो इसके साइज थे, सिंपल मेम्ब्रेन के पोर साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का साइज क्या हो, जो पोर साइज होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है जी। तो क्या कर रहा हूं मैं, मान लीजिए सेम सब कुछ मेरे पास फर्स्ट बॉक्स में सॉल्यूशन 1 है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है C1, यहाँ पे क्या है जी सॉल्यूशन 2 है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है C2, और सेम ही बात है C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है जी, ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से। सब कुछ वही मैंने रखा है, बस जो मेम्ब्रेन है वो मैंने कौन सी ले ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है जी, उसका साइज क्या होता है, उसमें जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और आप सबको पता है जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है जी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में, सोलवेंट पार्टिकल्स के। ठीक है, ये मैंने क्या बताया जी, जिसकी तरफ मुंह खुला है तो मतलब बड़ा है, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, सोलवेंट के पार्टिकल से बहुत बड़ा होता है जी। ठीक है जी, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होता है जी, बड़ा होता है। किसके कंपेरेटिव में, सोलवेंट पार्टिकल्स के। तो जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके पोर्स का साइज कैसे, छोटे छोटे हैं, तो सोलवेंट पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है। तो इससे सिर्फ कौन पास होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल। तो आप ध्यान रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ कौन से पार्टिकल या कौन से मॉलिक्यूल पास होंगे, सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल ही पास होंगे। क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर साइज से बना हुआ है, तो यहाँ से जो पास होगा वो क्या होगा, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल ही पास होगा, क्योंकि इनका साइज क्या है जी, छोटा है और इसमें जो पोर्स है वो भी क्या है, बहुत छोटे हैं। तो देखिए क्या होगा जी, सोल्यूट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो मतलब क्या, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है। और ये क्या होगा जी, ये सोल्यूट का होगा। अब देखिए ये सोल्यूट का लिखा है मैंने और ये सोलवेंट का होगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ हो रहा था, तो ये वाली मूवमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगी सोल्यूट की, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है जी, बड़ा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट को तो पास नहीं होने देगा, सिर्फ किसको पास होने देगा जी, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देगा, क्योंकि इसके पोर साइज क्या है, छोटे हैं, और पार्टिकल साइज भी क्या है, सोलवेंट का छोटा होता है कंपेरेटिवली सोल्यूट के। तो सोल्यूशन में क्या हुआ जी, अगर आप देखें तो सिर्फ कौन कौन आप मूव किया है, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल ही मूव किया है, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल की ही मूवमेंट हुई है, सोल्यूट मूव नहीं करता। अब आइए बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम भी कहते हैं। ये किससे बना होता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम जो है आपका किससे बना है जी, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, सेलोफेन और कॉपर फेरोसाइनाइड भी इसका एग्जांपल है, इससे मेम्ब्रेन बनी हुई है जी। ठीक है, और इसके क्या होता है, पोर साइज बहुत छोटा होता है, और सोलवेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, सोलवेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो अगर इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस अगर आपसे पूछे कि ऑस्मोसिस क्या है, तो आप क्या कहेंगे जी। अब आपको ये समझ आ गया कि डिफ्यूजन में क्या होता है जी, सारी सब्सटेंस सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मूव करता है, लेकिन सिर्फ ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल की ही मूवमेंट होती है, सोल्यूट की नहीं होती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्या है ऑस्मोसिस, क्या है जी, आपसे अगर आप पूछा जाए ऑस्मोसिस क्या है, तो आप क्या कहेंगे जी। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्मोसिस क्या है, अब इसको डिस्कशन कर रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या है जी, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ क्या है जी, सॉल्यूशन 1 में किसकी कंसंट्रेशन हायर थी, ये बात आप ध्यान रखना जी। सोल्यूट की जो एक्सेस है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कौन से बॉक्स में है, 1 में। सोलवेंट किधर एक्सेस में है, सॉल्यूशन 2 में। भाई इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, तो मतलब क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री में जो प्रियोरिटी है, कंसंट्रेशन टर्म्स की प्रियोरिटी किसको दे रखी है, सोल्यूट की। अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन है और मैं कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन की
मतलब मैंने आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, तो मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, तो सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या है, वहां सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, तो यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो यहाँ क्या होंगे, दूसरी साइड क्या होंगे, जो सॉल्यूशन 2 होगा उधर क्या होंगे, सॉल्वेंट ज्यादा होंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे ऑस्मोसिस पूछूं तो क्या है जी, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट molecules, the movement of solvent molecules या particles from their higher concentration, इधर solvent की higher concentration, from their higher concentration to lower concentration। तो osmosis क्या बना जी, movement of solvent particles from the region of their higher concentration। भाई सोलवेंट की हायर कंसंट्रेशन यहां पर, इससे क्या लोअर की तरफ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पहली डेफिनेशन तो ये बन गई ऑस्मोसिस की कि द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूशन की फॉर्म में बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स from the lower concentration of solution to the higher concentration of solution। हाँ जी, इसमें ऑस्मोसिस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर लिखना पड़ेगा जी, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है जी, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूशन की टर्म में बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर है जी इसकी, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन देना चाहूं, पहली डेफिनेशन आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा, ठीक है जी। दूसरा डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछे कि क्या लिख सकता है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन या फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन to higher concentration of solution through semi permeable membrane, SPM लिख देता हूं जी, through semi permeable membrane is called osmosis। ठीक है जी, आपको ये बातें क्लियर होंगी। दूसरी डेफिनेशन ये रहेगी, तो मतलब ये है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कहां से, उसकी हायर कंसंट्रेशन, मतलब सोलवेंट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर मैं सॉल्यूशन की फॉर्म में कहूं तो द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है। ऑस्मोसिस में कुछ नहीं, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है सोलवेंट पार्टिकल्स का, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर सॉल्यूशन की टर्म में कहूं, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, सोल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसका पोर साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और सोल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है जी। ठीक है जी, अब समझते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो आइए, आज की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए सेम सब कुछ वही है, मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, ठीक है जी, दो बॉक्सेस हैं, और इन दोनों बॉक्सेस को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया जी। ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है जी, ये दो बॉक्सेस हैं, और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया जी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया जी। ये एसपीएम लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है मैंने, ठीक है।
अब क्या जी, एक बॉक्स में मैंने क्या कर लिया, सॉल्यूशन को ले लिया, दूसरे बॉक्स में मैंने क्या ले लिया, सॉल्वेंट को ले लिया, और जो ये सॉल्वेंट है ये अपने प्योर फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, तो आप कहोगे यहाँ है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिंपल इनके बीच में ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की किधर होगी, ऑब्वियसली सॉल्वेंट है जहां से वहीं होगी। तो सॉल्वेंट क्या होगा, यहां से यहां की तरफ मूव करेगा। रिजल्टेंट ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, कहां से, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सॉल्वेंट में ही होगी, जहां सिर्फ सॉल्वेंट है वहीं उसकी हायर कंसंट्रेशन, और सॉल्यूशन की क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस में हो रहा होगा दोनों के बीच में, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब जो ये मूवमेंट है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक पिस्टन लगा देता हूं, सॉल्यूशन साइड पे क्या करता हूं, एक पिस्टन लगा देता हूं। ये क्या किया मैंने, पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, प्रेशर को अप्लाइड करूंगा, मतलब प्रेशर को लगाऊंगा। कौन सी साइड लगाऊंगा, सॉल्यूशन की साइड। प्रेशर अप्लाइड, इस पिस्टन की हेल्प से क्या करूंगा, प्रेशर को अप्लाइड करूंगा। कौन सी साइड अप्लाइड कर रहा हूं, सॉल्यूशन की साइड। तो क्या होगा जी, जो ये मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इसको हम रोक सकते हैं, ठीक है जी। तो वो प्रेशर जिस पे जो ये मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट रुक जाएगा, वही जिस मैं क्या कह रहा हूं कि जो प्रेशर जब आपने सॉल्यूशन की साइड लगाया, जो प्रेशर जो आपने सॉल्यूशन की साइड लगाया, वो मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ को रोक देगा, वही क्या होता है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहूं तो क्या होगा जी, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा जी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from solvent to solution can be stopped रोका जा सकता है, can be stopped by applying some extra pressure, which is called osmotic pressure। ठीक है जी। मैंने क्या लिखा है, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इसको रोका जा सकता है जब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन की साइड क्या करूंगा, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन साइड, भी जरूर लिखना पड़ेगा जी, ओवर द सॉल्यूशन साइड, ओवर द सॉल्यूशन साइड। ठीक है जी। जो ये मूवमेंट है सॉल्वेंट का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इसको रोका जा सकता है कैसे, जब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन साइड की तरफ क्या करूंगा, प्रेशर लगा दूंगा। जब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन साइड की तरफ क्या करूंगा, प्रेशर को लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो ये मूवमेंट था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ, ये रुक जाएगा। तो जो ये प्रेशर हमने लगाया, इसी को ही हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आप सिंपली कहोगे जो मूवमेंट है ये वो प्रेशर है जिसपे क्या होगा, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट रुक जाएगा, जब मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन साइड की तरफ प्रेशर लगाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूवेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन साइड, विच इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होगा जी, मान लीजिए आपने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया। जैसे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो क्या होगा, जो मूवमेंट है ये रुक जाएगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अब मान लीजिए आपने क्या किया, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने क्या किया, जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये क्या किया आपने, ज्यादा लगा दिया प्रेशर से ज्यादा, मतलब आपने क्या किया, जो प्रेशर है वो क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया। प्रेशर
क्या है, ज्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। आपने एक प्रेशर लगाया जिसपे क्या हुआ, ये मूवमेंट रुक गई। अब मान लीजिए आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा जी, तब क्या होगा, जो ये सोलवेंट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन की साइड, ये क्या करेंगे, मूवमेंट करने लग जाएंगे। कौन सी साइड, सोलवेंट की। मूवमेंट तो अभी भी किसकी होगी, सोलवेंट की होगी, लेकिन अब किससे होगी, सॉल्यूशन में जो सोलवेंट है उन मॉलिक्यूल्स की किसकी तरफ, प्योर सोलवेंट की तरफ। तो अगर आपने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर दिया, अगर आपने प्रेशर क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया तो क्या होने लग जाएगा जी, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप सबने सुना है ये टेक्निक कहाँ यूज होती है, कैंट देता है शुद्ध पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस, वहां यूज होता है जी ये रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो अगर मैंने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, ऑस्मोटिक मैंने प्रेशर जो यहां लगा रहा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दिया, ज्यादा लगा दिया। इससे ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या किया, ज्यादा लगा दिया तो क्या होने लग जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। रिवर्स का मतलब क्या, पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव कर रहा था, हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या होने लगेगा, सॉल्यूशन में जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करने लगेंगे, सोलवेंट जो प्योर है उसकी तरफ मूव करने लगेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सोलवेंट, उल्टा होने लगेगा ना जी रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो क्या होगा, यहाँ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मूवमेंट करने लग जाएंगे सॉल्यूशन साइड से सोलवेंट की तरफ, जब आपने क्या किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाया है। ठीक है जी। अब देखते हैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, होपफुली आपको यहां तक सब समझ आया होगा जी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, मोलैरिटी के, ये एक्सपेरिमेंटली मिला। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला जी टेम्परेचर के, और जो ये टेम्परेचर है वो किस में होना चाहिए, इन केल्विन में होना चाहिए, इन केल्विन में होना चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, पाई एम टी के बराबर बन जाएगा। इसको हटा के क्या लिख सकते हैं जी, पाई इज इक्वल टू आर एम टी लिख सकते हैं जी। इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू एम आर टी लिख सकते हैं। एम क्या है जी, मोलैरिटी, टी क्या है जी, टेम्परेचर। ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप इससे निकाल सकते हैं। आर क्या है जी, यहाँ पर आर जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है जी। सॉल्यूशन कांस्टेंट ऐसा पाया गया, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कांस्टेंट आर, जो ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है ऐसा पाया गया कि ये किसके बराबर है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है जी ये आर। ये किसके बराबर है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। तो जो आ रही है, और इसका वैल्यू कितना है जी, 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये इसका यूनिट है जी। इसका यूनिट ये क्यों लिया है मैंने इसका जो ये है, इसका जो वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पाई क्या है जी, पाई क्या है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये पी है। एम क्या है जी, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इनटू आरटी, यही बना। तो यहां से क्या बन गया, पी इज इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये तो आपने बहुत अच्छे से किया था जी 11th में आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या जी, ये इसका ये गैसेस में लगाया था, ये लो सिर्फ किस में लगा दिया, अब आपने सॉल्यूशन में लगा दिया, मतलब लिक्विड स्टेट में लगा दिया। तो कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था आइडियल गैस के लिए, उसको उठा के किस में लगा दिया, लिक्विड स्टेट में लगा दिया है जी गैसेस लॉ को। ठीक है जी। गैसेस को क्या किया जी, सीधा किस में अप्लाई कर दिया, लिक्विड में लगा दिया है। तो अगर आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कराना तो क्या करेंगे जी, पाई इज इक्वल टू एम आर टी से आप क्या कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू क्या रहेगा जी, 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल जो है ये रहेगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इसके साथ जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया जी। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल या कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा आपके आंसर का। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। जब तक के लिए आप इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसके न्यूमेरिकल्स को डाल सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि 1-2 न्यूमेरिकल के लिए आपका वीडियो बना दिया जाए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।